हेलो बच्चों, हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उसकी पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका कि एसिड क्या होते हैं, किन किन में पाया जाता है एसिड, बेस क्या होते हैं, क्या उसकी पहचान है, इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं और वो एसिड और बेस के अंदर किस किस टाइप का जो कलर है वो आपको देंगे। 3 टाइप के इंडिकेटर हमने कर लिए थे। आज की इस सेकंड वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें उससे पहले 2 छोटी छोटी टर्म्स मैं आपको बताना चाहूँगा। एक डाइल्यूट एसिड और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड। एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, क्या मतलब है इनका? देखो, यहाँ मेरे पास 100 ml वाटर है इस कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर मैंने और ले लिया, इसके अंदर भी कितना है भाई? 100 ml वाटर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर 20 ml एसिड डाल दिया भाई। 20 ml क्या है? एसिड मिला दिया मैंने और यहाँ इसके अंदर मैंने 120 ml एसिड डाल दिया। देखो वाटर के अमाउंट सेम है, यहाँ वाटर 100 ml था इस कंटेनर में, इस कंटेनर में भी वाटर कितना है? 100 ml। इस कंटेनर में हमने जो एसिड डाला है उसकी अमाउंट थी 20 ml और यहाँ इसमें डाला है उसकी अमाउंट थी 120 ml। तो अब ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कहाँ से आ गए? देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड की मात्रा क्या है भाई? कम। एसिड तो कम है। आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड की मात्रा कम है और वाटर की मात्रा क्या है भाई? वाटर की मात्रा ज़्यादा है। यानी जिस भी सॉल्यूशन के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे? अब यहाँ इस वाले केस में देखो, वाटर कितना है? वाटर क्या है? वाटर की अमाउंट कम है और एसिड की अमाउंट क्या है भाई? ज़्यादा। तो जहाँ भी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा या दूसरे किसी भी पदार्थ की मात्रा कम हो, उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट एसिड का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब एसिड की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज़्यादा। अगर कंसंट्रेटेड आपको एसिड बोल दिया जाए तो इसका मतलब पानी की मात्रा वहाँ पे कम है और एसिड की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये 2 टर्म्स हैं, ये कहीं कहीं यूज़ होंगी तो ध्यान रखना कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है और डाइल्यूट का मतलब क्या है। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि जब भी एसिड और पानी को मिलाते हैं हम, कई बार एनसीईआरटी में पूछा जाता है भैया क्वेश्चन कि मान लीजिए आपके पास ये वाटर था और इसके अंदर आपने एसिड को ऐड कर दिया। दूसरा आपके पास ये एसिड था यहाँ पे और यहाँ हमने इसके अंदर क्या कर दिया भाई? वाटर ऐड करना है। देखो 2 कंटेनर हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। 2 कंटेनर हैं, पहले वाले में वाटर अंदर है, एसिड बाहर है। दूसरे वाले में एसिड अंदर है, पानी बाहर है। ये कह रहा है कि कैसे मिलाओगे आप? एसिड को पानी में मिलाना अच्छी बात है, लाभदायक है, या पानी के अंदर एसिड को मिलाना? एसिड को पानी में मिलाना या पानी को एसिड में मिलाना, कौन सा सही तरीका होगा? तो देखो ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एसिड भी दे रखा है और पानी भी दे रखा है तो कैसे मिलाएं उनको, तो ध्यान रखना कि हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है, एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाया जाता भाई। समझ आ गई? यानी कि अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने पानी ले रखा है तो इसके अंदर हम एसिड डालेंगे, वो भी कितना भाई? स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में डालेंगे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग का मतलब क्या होगा? हिलाते हुए। भाई ठीक है, पानी था आपके पास, उसके अंदर थोड़ा सा हमने क्या डाला? एसिड डाला और उसको हिलाते रहे। फिर कुछ देर बाद फिर थोड़ा सा एसिड डाला, एसिड की बूंदें डाली और उसको फिर हिलाते रहे। ये सही तरीका है किसी भी सॉल्यूशन को
डाइल्यूट करने का। ठीक है, कैसे करना है? पानी के अंदर एसिड मिलाना है, एसिड के अंदर पानी नहीं। समझ आ गई? कैसे मिलाएंगे? पानी के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहें और उसको लगातार हिलाते रहें धीरे 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 धीरे। ठीक है, क्या होगा अगर हमने एसिड के अंदर पानी मिला दिया? मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर के अंदर एसिड ले लिया और बाहर आपका पानी। अगर मैंने एसिड के अंदर धीरे धीरे मैं पानी मिलाता रहा तो इससे क्या होगा? ये एक हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी ऐसा करने से। जब हम एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, धीरे धीरे डालते रहेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी यहाँ से, और वो हीट निकलने के कारण क्या होगा कि या तो जो बर्तन आपका उसमें से वो जो सॉल्यूशन है वो बाहर निकल के आ सकता है, उफड़ के आपके हाथों पे गिर सकता है, या फिर जिस बर्तन में जिस कंटेनर में आपने उस सॉल्यूशन को लिया हुआ है हो सकता है वो बर्तन फट जाए और आपको चोट पहुंच जाए भाई। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाया जाता है, वो भी लगातार हिलाते हुए, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाते। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर हम सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे कि एसिड की हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और जब भी एसिड को अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो देखेंगे। सबसे पहली है भाई रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल यानी कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब भी अम्ल हैं आपके वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे? ध्यान रखना, जब भी आप एसिड की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? मेटल के साथ, दो चीज़ें मिलेंगी आपको। क्या? एक तो मेटल साल्ट, मेटल साल्ट, और साथ में निकलेगी भाई हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद मेटल्स किसकी? एसिड की। जब भी आप एसिड की मेटल के साथ यानी धातु के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा आपको मिलेगा धातु लवण मिलेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। कैसे भाई? मान लीजिए एसिड ले लिया मैंने HCl, ये आपका एसिड हो गया। धातु ले ली मैंने मान लीजिए पोटाशियम। ठीक है, HCl के साथ पोटाशियम की रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा? मेटल साल्ट। साल्ट का मतलब ये जो क्लोरीन थी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। तो KCl बन जाएगा और साथ में निकलेगी आपको हाइड्रोजन गैस। अब ये मत कह देना कि सर यहाँ पे तो अकेले हाइड्रोजन थे, यहाँ H2 कैसे आ गया? जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। ठीक है, बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोई और ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने H2SO4 ले लिया, मैंने एसिड ले लिया। ठीक है, और उसके साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ आपकी सोडियम की। ये आपका एसिड है, अम्ल है, ये आपकी धातु है। क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। ये इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। किसके साथ जाएगा? यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना, प्लस में कौन निकल गई भाई? हाइड्रोजन गैस। समझ आ गई? तो जब भी धातुओं की रिएक्शन करवाओगे मैं एसिड के साथ, वहाँ बनेगा आपका मेटल साल्ट यानी कि धातु लवण बनेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, निकली या नहीं निकली, हाइड्रोजन की टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट आता है भाई कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है या नहीं। उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसका नाम है पोप टेस्ट। समझ आ गई? हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट आता है भाई? एक पोप टेस्ट आता है। और ये पोप टेस्ट होता क्या है
कि मान लीजिए आपने एसिड के अंदर मेटल को डाला और यहाँ से मेटल साल्ट बना और यहाँ से निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस के साथ जब आप इसके नज़दीक जब आप कोई कैंडल लेके आओगे, इस हाइड्रोजन गैस, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब ये रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जब आप इसके नज़दीक एक जलती हुई कैंडल लेके आते हो तो वो जलती हुई कैंडल पोप की साउंड देगी। बस जड़ते टाइम कैसी साउंड देगी? पोप की साउंड के साथ जड़ेगी एकदम से, ठीक है। तो जब भी अम्लों की अभिक्रिया करवाते हैं धातु के साथ, धातु लवण मिलेगा, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अगर आपको टेस्ट करना है कि रियल में हाइड्रोजन गैस निकली है तो उसके लिए जो टेस्ट आता है उसका नाम है पोप टेस्ट। और इस पोप टेस्ट में होता क्या है कि जहाँ से ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जिस भी टेस्ट ट्यूब से ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस निकलती हुई हाइड्रोजन गैस के नज़दीक अगर हम एक जलती हुई कैंडल लेके आते हैं तो वो जलती हुई कैंडल पोप का साउंड देगी भाई, ठीक है। और इसीलिए इस टेस्ट का नाम रख दिया भाई आपका पोप टेस्ट। तो ये रिएक्शन थी आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन आप करांगे वो होगी भाई रिएक्शन विद कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान रखना, जब भी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा मेटल साल्ट, यानी यहाँ से मिलेगा आपको साल्ट, प्लस यहाँ से रिलीज होगी CO2 और साथ में बनेगा वाटर। जब भी हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट या धातु, यहाँ इसको मेटल कार्बोनेट बोल सकता हूँ मैं भाई, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ बनेगा आपका मेटल साल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2O यानी कि पानी। एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4, ठीक है। ये आपका एसिड हो गया, प्लस कार्बोनेट Na2CO3 ले लेता हूँ मैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आपका एसिड हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट, मेटल कौन है? सोडियम कार्बोनेट कौन है? मेटल कार्बोनेट बन गया सोडियम कार्बोनेट। इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे, क्या होगा? पहली चीज़ क्या बनेगी? मेटल साल्ट, मेटल कौन है? सोडियम, तो सोडियम के लिए लिख दिया Na। साथ में कौन आएगा? साल्ट के लिए साथ में कौन आएगा? SO4, Na2SO4, Na2SO4 प्लस क्या निकलेगा? ये चीज़ें आँख मिच के लगा दियो, CO2 प्लस H2O। समझ आ गई? एसिड के साथ हमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई। जैसे हमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई, मेटल साल्ट मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और साथ में मिला हमें वाटर। अगर मैं कोई दूसरा एसिड ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ CaCO3 के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा? मेटल साल्ट मिलेगा। मेटल साल्ट का मतलब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या मिलेगा? ये मेटल साल्ट हो गया, बाकी चीज़ें आँख बीच के लिख दो। समझ आ गई? तो जब भी धातु की जब भी हम अम्लों की अभिक्रिया करवाते हैं धातु कार्बोनेट के साथ, हमें मिलेगा मेटल साल्ट, CO2 और वाटर। एक चीज़ और ध्यान रखना, चाहे यहाँ पे मेटल साल्ट हो, मेटल कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट, इसकी जगह लिख सकते हैं हम बाई कार्बोनेट। यहाँ तो हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल कार्बोनेट के साथ, यहाँ करवा देंगे बाई कार्बोनेट के साथ, तब भी आपकी जो प्रोडक्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। यानी पहली बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए एसिड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो मेटल के साथ अलग लिखोगे, कार्बोनेट के साथ अलग और बाई कार्बोनेट के साथ अलग,
ठीक है। याद करने का तरीका ये है कि कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड हमेशा सेम रिएक्शन देंगे, वही रिएक्शन तो कार्बोनेट के साथ होगी और वही बाइकार्बोनेट के साथ। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका H2SO4, बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या देगा? मेटल साल्ट Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो चाहे आप एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाओ, चाहे आप बाइकार्बोनेट के साथ कराओ, प्रोडक्ट विल बी रिमेन्स सेम। हर बार प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। क्या? मेटल साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। अब अगर हमें यहाँ पे ये पता करना कि यहाँ जो गैस रिलीज हुई है वो एक्चुअल में CO2 है या नहीं है, तो इस गैस का पता लगाना कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तो जो गैस रिलीज होगी वो एक्चुअल में CO2 होगी। इस CO2 गैस की टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट बनाया गया वो टेस्ट क्या था भाई? लाइम वाटर टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूने के पानी का टेस्ट। यानी चूने के पानी द्वारा ये पता लगाना कि जब भी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ तो CO2 गैस रिलीज होगी। क्या होता है ये लाइम वाटर टेस्ट? कि मान लीजिए ये आपने रिएक्शन करवाई और यहाँ जो CO2 गैस रिलीज हुई उसको हमने क्या कर लिया भाई? टेस्ट ट्यूब में रख लिया। ये जो गैस निकल रही थी इसको हमने क्या करा भाई? टेस्ट ट्यूब में रख लिया। गैस को अगर आप नहीं रख सकते टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई बात नहीं, ये जो गैस निकल रही है इस गैस को किसके अंदर मिलाओगे भाई? लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर में, यानी चूने के पानी में मिलाओगे। ये जो गैस निकली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस को किस में से पास कराओगे? चूने के पानी में से पास करवाएंगे भाई। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे चूने के पानी में से, क्या होगा? ये जो चूने का पानी है इसका कलर कैसा हो जाएगा भाई? मिल्की, दूधिया रंग हो जाएगा भाई इसका। जब भी चूने का पानी ले लेते हो आप, चूने के पानी में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तो उस सॉल्यूशन का, या मैं कह दूं उस वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की, यानी कि दूधिया हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है। और अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दी तो उसका जो कलर था वो यहाँ से मिल्की से कैसा हो जाएगा? कलरलेस, यानी बिना रंग का हो जाएगा भाई। तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो टेस्ट आता है कि कोई एक्चुअल में गैस जो रिलीज हुई वो CO2 है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट आता है उस टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। और लाइम वाटर टेस्ट में होता क्या है कि लाइम वाटर के अंदर से, लाइम वाटर का फार्मूला क्या आपका? ये लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये लाइम वाटर का फार्मूला। इसमें से जब आप CO2 गैस पास करवाओगे क्या बन जाएगा भाई? रिजल्ट देखना, यहाँ बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा भाई। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर आपका क्या हो जाएगा? अलग। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये एक्चुअल में है क्या? एक सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट है भाई। यानी जब भी चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे उसके अंदर क्या होगा? उसका कलर दूधिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल से दिखाई देंगे आपको, वाइट वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं जिनको, वो दिखाई देंगे सफ़ेद कलर के। ठीक है। और जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तो ये कैसा हो जाएगा भाई? कलरलेस हो जाएगा। ये आपको पहले ही बता दिया था, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद है भाई रिएक्शन विद बेस, यानी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जो पिछली हमने रिएक्शन की थी कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ,
जब भी एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 को जब लाइम वाटर में से पास करवाएंगे तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा, और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करवाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। यहाँ तक तो कर लिया हमने। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्यों होता है वो कलरलेस। देखो, जब मान लीजिए हमने चूने के पानी में से CO2 पास करवाई, क्या बने आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, यानी ये कैसा कलर का था भाई, वाइट प्रेसिपिटेट था। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें से अगर फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे, CaCO3 में से जब हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई आपका, प्लस H2O था आपका, प्लस CO2 अगर हम पास करवाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा आपका, CaHCO3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या कह दूं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होता है भाई आपका, वाटर सोल्यूबल। और अगर कोई चीज़ वाटर सोल्यूबल है तो उसका कलर तो चेंज होना नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैल्शियम जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, CO2 मिलेगी। ठीक है, CO2 को लाइम वाटर में से पास करवाया, क्या बनेगा आपका, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। इसके कारण कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करवाएंगे तो बनेगा आपका सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा आपका, वाटर सोल्यूबल। और इसके वाटर सोल्यूबल होने के कारण ही जो लास्ट में एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करवाते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, तो उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, मतलब किसी प्रकार का कलर नहीं देगा वो। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, और ये रिएक्शन खासकर दिमाग में रखियो। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है भाई रिएक्शन विद बेस। जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की बेस के साथ, जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, आपको दो चीज़ें मिलेंगी, साल्ट और एक वाटर। एसिड और बेस की हमने रिएक्शन करवाई, क्या मिला, साल्ट और वाटर। कभी कभार देखा होगा, मान लीजिए कभी पेट में ज़्यादा किसी तीखा भोजन खाने से या जो फास्ट फूड खाने से पेट के अंदर जलन हो जाए। अब जलन होने से क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी भाई, ज़्यादा खा लिया, खाया हुआ भोजन पचा नहीं, उसके कारण पेट में एसिडिटी होगी। अब करते क्या, उस एसिडिटी को कम करने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए, आराम पाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी पैकेट लेते हैं भाई, नाम लिखा होता है इनो, पानी में घोल के या पीवांगे और थोड़ी देर बाद डकार आ जाओगी और आराम मिल जाएगा। ऐसा क्या था इस इनो के अंदर जिससे हमें आराम मिल गया। देखो, एसिड पेट के अंदर था, पेट के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। ये इनो और कुछ नहीं बल्कि एक्चुअल में है क्या, एक बेस है। एसिड पहले ही था, बेस हमने ले लिया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया सिस्टम। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, साल्ट बन गया और वाटर बन गया। बॉडी ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें क्या हो गया, आराम मिल गया एसिडिटी से। क्या हुआ, ये एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया हमने, साल्ट मिला और वाटर मिला। ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण विक्रिया। ठीक है, क्या होगा, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, जब भी हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो नई चीज़ बनेगी वो ना तो अम्लीय होगी और ना ही क्षारीय होगी। तो इसका मतलब क्या बन गया, साल्ट बन गया, यानी न्यूट्रल हो गया। ना एसिडिक रहा वो सिस्टम और ना ही आपका बेसिक रहा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने के कारण ही नाम क्या रख दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, जब भी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, साल्ट और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जो साल्ट बने आपका, ये ना तो एसिडिक और ना ही आपका बेसिक है, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो रिएक्शन का नाम रख दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं,
एसिड ले लेता हूँ मैं H2SO4 और बेस ले लेता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एसिड हो गया यानी कि अम्ल हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, इसका एक नाम और है भाई कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, जब ये हमारे पास एसिड था, रिएक्शन करवाई हमने बेस के साथ, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। साल्ट का मतलब ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ। Na2SO4 प्लस बन जाएगा वाटर। सोडियम सल्फेट एक टाइप का साल्ट है भाई, और साथ में निकला है वाटर। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जब भी एसिड और बेस को आप रिएक्ट करवाओगे आपस में, आपको लवण मिलेगा और पानी मिलेगा। क्योंकि ये जो लवण बने हैं ये ना तो आपका अम्लीय है और ना क्षारीय है, तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो इस रिएक्शन का नाम रख दिया न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद रिएक्शन आएगी आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, एसिड की रिएक्शन करवानी आपको मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी धातु ऑक्साइड के साथ। जब भी अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे धातु ऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा भाई? साल्ट बनेगा, प्लस में बनेगा वाटर। यानी साल्ट बन गया और वाटर बन गया तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, इसका मतलब ये एसिड था तो ये कौन होगा? बेस का काम करेगी। ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम धातु ऑक्साइड, कैसी होती है नेचर के अंदर? बेसिक इन नेचर भाई, बेसिक इन नेचर। धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड नेचर के अंदर बेसिक होंगे, अक्षारीय प्रकृति होगी उनकी। और ये अगर अक्षारीय होगी यानी बेसिक नेचर में होगी, तो ये हमने लिख दिया बेस, ये एसिड है, ये बेस है, साथ मिलके क्या बना देगा? साल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप इस टाइप से कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो कि एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा भाई? साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट क्यों बना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बनी? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड हम ले रहे हैं वो मेटल ऑक्साइड एक्चुअल में बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। अगर बात करूं नॉन मेटल ऑक्साइड की, ध्यान रखना आगे पूछा जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर के अंदर, एसिडिक यानी कि अम्लीय होंगे। मेटल ऑक्साइड हैं वो अक्षारीय होंगे, बेसिक होंगे, और नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो आपके एसिडिक होंगे नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी आपकी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। किसकी? एसिड की। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन करवाई हमने, साल्ट बना, वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। क्यों हुई? मेटल ऑक्साइड क्या थे आपके? बेसिक थे नेचर के अंदर, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है भाई, तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम इसके बाद करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी थी एसिड की, अब इसके बाद करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, जो पता होनी चाहिए आपको, कि जो एसिड होते हैं और बेस, एसिड के अंदर H+ आयन और बेस OH नेगेटिव आयन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी पानी के अंदर एसिड डालेंगे, जब भी पानी के अंदर एसिड डालेंगे, हमेशा क्या देगा? एसिड पानी के अंदर H+ आयन देंगे। याद रखना, हमेशा एसिड जो होंगे वो पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करेंगे, और जो बेस होंगे वो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, समझ आई ये बात? यानी इसको हम कई जगह H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। एसिड हमेशा वाटर के अंदर H+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में टूटेगा, और बेस OH के अंदर टूटेगा। समझ आ गई?
तो एसिड वाटर के अंदर गिव H+ आयन और बेस इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। समझ आ गई। एक छोटी सी चीज़ और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए ये मेरे पास वाटर है यहाँ पे, चलो एसिड ले लेता हूँ मैं। एसिड वैसे लेना तो नीचे अंदर एसिड, एक बार बता रहा हूँ। एसिड के अंदर जब मैं वाटर ऐड करूँगा, एसिड के अंदर जब मैं वाटर ऐड करूँगा तो उससे क्या होगा, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जब भी एसिड और पानी को मिलाएंगे, एसिड के अंदर पानी मिलेगा तो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन यानी H+ आयन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। जब भी एसिड के अंदर वाटर ऐड किया जाएगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन हमेशा कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि पहले मान लीजिए इसके अंदर H+ आयन थे, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग एसिड था ये। अब जब उसमें धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एसिड की मात्रा कम होती जा रही है। तो क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो पानी के लेवल में तो हाइड्रोजन की मात्रा कम, सॉरी एसिड की मात्रा कम ही होगी। और अगर इसकी मात्रा कम होगी इसका मतलब H+ आयन की मात्रा कम। तो इसलिए वाटर के अंदर जब भी एसिड के अंदर वाटर ऐड करोगे H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। समझ आ गई, ये बात ध्यान रखना हमेशा। और जब बेस के अंदर वाटर ऐड करोगे, बेस के अंदर जब आप वाटर ऐड करोगे तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, कम होती चली जाएगी। OH नेगेटिव की कब, एसिड के अंदर वाटर डाला तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। बेस के अंदर अगर हमने वाटर डाला तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, ठीक है।